हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूडीसी प्लगइन। आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। बहुत स्कोरिंग पोर्शन ये है और छोटा सा पोर्शन है बट इम्पॉर्टेंट है। हमने जनरली ब्रिटिश लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा होता है, बट मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश में सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर या अमेरिकन राइटर या अमेरिकन राइटिंग्स नहीं आती हैं, अमेरिकन लिटरेचर नहीं आता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हमारे सिलेबस में उन्होंने बोला है कि लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया के जो राइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉडर्न राइटिंग के इंग्लिश के जो राइटर्स हैं, उनको भी आपको कवर करना है। सो लेटिन अमेरिका से ये 3 ऑथर्स आपको ज़रूर कवर करने हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, इनके वैसे तो और भी वर्क्स हैं बट 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड आपको ज़रूर करना है। सो लेटिन अमेरिका के जो नॉवलिस्ट हैं या जो राइटर्स हैं, उनके वर्क्स में हमें जो की फीचर्स दिखाई देते हैं वो मैजिक रियलिज्म दिखाई देता है। मैजिक रियलिज्म जहाँ पर आप एक रियल सिचुएशन के अंदर कुछ फिक्टिशियस या फिक्शन डाल के और कुछ मैजिकल चीज़ें दिखाते हैं। जैसे अगर हम इंडियन ऑथर्स में सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें तो उन्होंने मैजिक रियलिज्म में यूज़ किया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें दिखाई देती है। मोस्टली हमें इन सारे लिटरेचर्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री दिखाई देगी। मोस्टली कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। माइथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये लोग अपने लिटरेचर को अपने कल्चर में जो मिथ्स हैं उनके साथ जोड़ के आपको दिखाते हैं। मेमोरी भी एक मेन की फीचर है। तो इन 3 ऑथर्स को आपको ज़रूर कवर करना है। जॉर्ज लुई बोर्जेस, पैब्लो नेरूदा और गैब्रियल गार्सिया को आपने ज़रूर कभी ना कभी पहले पढ़ा होगा। सो पैब्लो नेरूदा एक बहुत फैंटास्टिक से पोइट हैं। इनकी पोएम्स आपको करनी है, इनकी थीम्स आपको करनी है। आप खुद से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं प्रिपेयर करना जानते हैं खुद से तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करें, बट इसकी एक लिस्ट बना लें और इन ऑथर्स को ज़रूर प्रिपेयर करें। सेकंड जो हमारा सेक्शन है वो है अफ्रीकन राइटिंग से अफ्रीकन राइटर्स। पोस्ट कलोनियल थीम हमें मेजरली अफ्रीकन राइटर्स के उसमें दिखती है। एक्चुअल में जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को या रीजन को हम कहते हैं कि हम ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनाइज कर लिया, तो उसके बाद वहाँ के जो ब्लैक एंड वाइट वाली थ्योरी है जो वहाँ पे लोगों ने फील किया, जैसे इंडिया में भी हम लोग कॉलोनाइज्ड थे, तो जो लोगों ने उस टाइम पे फील किया उसको, उसके बाद जो उन्होंने एक स्ट्रेंथ गेन की, उसको हमें इनके लिटरेचर में देखने को मिलता है। मॉडर्न लिटरेचर हम इसको काउंट करते हैं। पोस्ट कलोनियल जो है मेन थीम हमें पोस्ट कलोनियल दिखाई देती है। चिनुआ एचबे सबसे बड़ा नाम है। थिंग्स फॉल अपार्ट इनका सबसे फेमस वर्क है। बहुत सुंदर सा नॉवल है। कलोनलिज्म की थीम हमें दिखाई देगी। ब्लैक्स का जो स्ट्रगल है वो हमें दिखाई देगा। वोले सोयंका को आपको ज़रूर करना है। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, इसके अलावा भी कुछ वर्क्स हैं दो सारे ऑथर्स के, वो भी आपको करने हैं। मैंने बिल्कुल जो मेन जो आपको छोड़ने ही नहीं है, जो करके ही जाने हैं। नुगुगा थिंगो को भी आपको करना है। ग्रेन ऑफ व्हीट बहुत सुंदर सी कहानी है। नदीन गॉर्डमर का जुलाइज पीपल करना है। जूलीज पीपल भी इसको कह देते हैं। जेएम कोएट्जी का वेटिंग फॉर द बारबेरियंस करना है। जेएम कोएट्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही ऑथर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हमें 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अमाता आइडू, चेंजेस अ लव स्टोरी, उसके अलावा गर्ल एक इनका वर्क है बहुत प्यारा सा। और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो आपको इन ऑथर से करने हैं। तो इनकी आप एक लिस्ट बना लो, इनके ऊपर आप रेगुलर पढ़ना शुरू करो। कॉलोनियलिज्म इनकी मेन थीम है। आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी अपने ही कल्चर में देखते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत महान है, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स हैं वो हमेशा कॉलोनियल लोगों को यही कहते हैं कि आपके कल्चर में कुछ भी नहीं है। एंड अफ्रीकन ऑथर्स ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है कि अपने कल्चर, अपनी कल्चरल चीज़ों से अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना। सो वो सारी चीज़ें हमें इन वर्क्स में दिखाई देगी। कल्चरल कन्फ्लिक्ट, कॉलोनाइजर एंड कॉलोनियल्स के बीच में जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है, रेजिस्टेंस,
तो ये जो सारी थीम्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टोरी लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी लाइन से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। मेन थीम्स, मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी हमारे इसी सेक्शन का पार्ट है। इसमें इसे भी हम मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग में कवर करते हैं। पोस्ट कलोनियल राइटिंग भी हम इसको कह सकते हैं। पैट्रिक वाइट का वॉस हमें ज़रूर करना है। पीटर कैरावे का ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग एंड जूडियथ राइट का उनकी ऑस्ट्रेलियन पोइट्री जो है उसको हमें देखना है। लैंडस्केप, सो ऑस्ट्रेलिया आप सबने सुना ही होगा, बहुत बड़ा ग्रीन लश लैंडस्केप है, उसके बारे में लिखते हैं। आइसोलेशन, आइडेंटिटी, कलोनियल लेगेसी। सो बेसिकली जो हम मॉडर्न राइटिंग देखते हैं उसमें पोस्ट कलोनियल इम्पैक्ट हमें ज़रूर दिखता है। साउथ एशिया में देखेंगे, इंडिया की, श्रीलंका की जितने भी वर्क्स हैं, इवन पाकिस्तान के भी जो वर्क्स हैं उसमें हमें पोस्ट कलोनियल थीम जो है बहुत भर भर के मिलती हैं। सो साउथ एशिया में सबसे पहले तो इंडियन लिटरेचर का भी हमारे पास ऑलरेडी एक पोर्शन है, बट जो मॉडर्न इंडियन राइटिंग है उसमें हम आर के नारायण के मालगुडी डेज को पढ़ेंगे, या आर के नारायण के और भी कुछ वर्क्स को हम देखेंगे। सलमान रश्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इंडियन है, पाकिस्तानी भी उनके हिस्ट्री रही है। फिर उसके बाद किस तरह से वो एक दूसरी कंट्री ब्रिटेन में जाकर वो सेटल हो जाते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट है वो हमें ज़रूर दिखाई देता है इनके वर्क्स में। बेशक ये ब्रिटिश आइडेंटिटी के साथ लिखना इन्होंने शुरू किया, बट जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका मन है, जो दिल है, वो बिल्कुल इंडियन है। सो मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनका सबसे फेमस वर्क है। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत सारे अवार्ड्स अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिले हैं। तो ये 3 राइटर्स तो हैं ही जो हम मॉडर्न राइटिंग्स के थ्रू पढ़ेंगे। बाकी इंडियन लिटरेचर ऑलरेडी इन्होंने हमें 7-8 राइटर्स दिए हुए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। श्रीलंकन लिटरेचर भी हमारे सिलेबस में पूछा जा सकता है। माइकल ओजांते, जिनका द इंग्लिश पेशेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी, इनके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एंड ये वाला सेक्शन आप देख के समझ सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म की जो थीम है इंडिया के राइटर्स ने किस तरह से उसमें डाली है। नेशनलिज्म, आइडेंटिटी हर जगह आपको मिलेगी। डायस्फोरा क्या है? हमें बहुत सारे राइटर्स जो पोस्ट कलोनियल एरा में लिख रहे हैं, जो अपनी कंट्री से निकल के किसी और कंट्री में जाके बस जाते हैं, एंड जो आइडेंटिटी क्राइसिस उनको फील होता है वो हमें डायस्फोरिक लिटरेचर में मिलता है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कैरेबियन लिटरेचर में भी हमें डायस्फोरिक राइटिंग मिलती है। वीएस नेइपोल, जिनकी जड़ें हमें कहीं ना कहीं इंडिया में मिलती हैं। ए हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। वीएस नेइपोल की थोड़ी बहुत बायोग्राफी भी आपको देखनी चाहिए। डेरेक बॉलकोट का ओमरोस करना है। जीन राइस का वाइट सारगैसो सी। जीन राइस ने एक प्रीक्वल लिखा है जेन आयर का। शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर, जो कि ब्रिटिश लिटरेचर के अंडर हम पढ़ते हैं, वो पहले लिखा गया था, बट उसी स्टोरी से जो मैड वुमेन इन एटिक है, जो जेन आयर जिसके घर पे मिस्टर रोचेस्टर के घर पे जाते हैं, मिस्टर रोचेस्टर की जो वाइफ है, उनके ऊपर बाद में जीन राइस ने एक प्रीक्वल लिखा है। प्रीक्वल क्या होता है? किसी कहानी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पहले लिखा गया, फर्स्ट पार्ट बाद में लिखा गया। जीन राइस ने उस वुमेन, जो मैड वुमेन इन एटिक है, उसके बारे में कहानी लिखी कि वो कौन थी, वो कैसी थी, उसकी शादी मिस्टर रोचेस्टर के साथ कैसे हुई। वो एक बहुत सुंदर लेडी थी, बहुत रिच लेडी थी। तो वो एक स्टोरी है। जमाइका किनकेड को भी आपको पढ़ना है, ए स्मॉल प्लेस, और उसके और भी कुछ सारे वर्क्स हैं। ये जो वर्क्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं इनको तो आपको छोड़ना नहीं है, इनके साथ साथ 3-3, 4-4 वर्क्स और हैं जो आपको इन ऑथर से कवर करने हैं। इन राइटर्स को आपको ज़रूर कवर करना है, इनकी आप एक लिस्ट बना लो। एंड इन राइटर्स के जो ये वर्क्स हैं, और भी 2-2, 3-3 वर्क्स आपको करने हैं, उनकी समरीज पढ़नी शुरू करो, प्लस उनकी जो थीम्स है उसको देखो, इनका राइटिंग पैटर्न देखो। मेनली जो ये लिटरेचर हैं सारे हमने अभी तक पढ़े, वो
क्या बेस करते हैं, क्या चीज बताना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल के लिए यहाँ पर दिया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सपोज हम लोग बात करते हैं हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के ऊपर क्वेश्चन आता है, वीएस नईपोल का ये वर्क है। डिस्कस ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास एज ए नॉवल ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रगल एंड आइडेंटिटी। सो किस तरह से ये जो नॉवल है इंडिविजुअल स्ट्रगल एंड आइडेंटिटी को शो करता है। तो इसमें सारे ही पिछले लिटरेचर का निचोड़ आ जाता है। तो कहानी से बेस करके हमें इसका आंसर लिखना है। सो बेसिकली हमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 120 से 150 वर्ड्स तक आपको आंसर लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। इससे कम बेशक हो जाए, 120 वर्ड्स विल बी इनफ। 120 वर्ड अगर A4 शीट के ऊपर हम लिखना शुरू करते हैं, अगर हम नॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तो एक A4 शीट पे 100 वर्ड्स आते हैं। तो मतलब एक A4 शीट का फ्रंट पेज और सेकंड पेज पे अगर लिखना चाहो तो उसका 1/4 या फिर हाफ तक आप लिख सकते हो। इससे ज्यादा अगर आप लिखोगे, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपका आंसर जो है एग्जामिनर गलत कंसीडर कर सकता है, आपको उस चीज के नंबर काट सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं लिखना है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? वीएस नईपोल्स ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास प्रेजेंट्स द लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। अब अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सो जो मिस्टर विश्वास हैं, बचपन से ही उन्होंने स्ट्रगल देखा, गरीबी देखी, उनके लिए एक भविष्यवाणी कर दी गई थी जिसके चलते उनको हर टाइम लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ा कि उनकी वजह से उनके फादर की डेथ होगी। एंड वो सारा उसका कहानी का बैकग्राउंड है। बट एक ऑर्डिनरी मैन मिस्टर विश्वास जो तुलसी हाउस, तुलसी फैमिली में एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है, तो पूरी लाइफ उसको हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। उसकी आइडेंटिटी जो है वो बनाना चाहता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, वो अपने खुद से डिसीजन लेना चाहता है, वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। बट उसकी पूरे ही नॉवल में एक अलग पहचान नहीं बनती और वो अपनी अलग पहचान बनाता है अपना एक घर बनाकर। सो इसीलिए इस वर्क का नाम है, इस नॉवल का नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, कि वो सारी उम्र अपने लिए एक घर, एक आइडेंटिटी ढूंढता रहता है। बट एट लास्ट जब वो अपना घर बनाता है तो वो उस स्ट्रगल को अचीव करता है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसको फील होती है। सो बोर्न इनटू पॉवर्टी मिस्टर बिस्वास स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज लाइफ डिपेंडेंट ऑन द पावरफुल तुलसी फैमिली। तुलसी फैमिली की लड़की से इसकी शादी होती है और वहीं वहीं पे रह के वो डिपेंडेंट लाइफ जीता है, उसी घर के लोगों की सेवा करता है, अलग अलग तरह के काम करता है, जहां पर उसे ह्यूमिलिएटेड और इनसिक्योर फील होता है। तो फिर उसको लगता है कि मैं अपना एक करियर बनाऊं। शादी उसकी हो गई, वो अपने लिए एक करियर बनाना चाहता है, बट वो हमेशा फेल होता है, हमेशा उसकी लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं। तो ये चीज इस नॉवल में दिखाई गई है कि जो कॉलोनियल सोसाइटी है उसके बाद लोगों के पास कितनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे मिस्टर विश्वास हैं, वो एक सिंपल से आदमी हैं, सिंपल सा एक लड़का था वो, एंड किस तरह से उसकी लाइफ में हमेशा हार्डशिप्स ही आती रहती हैं। द हाउस, फिर उसके बाद जब वो उस घर को छोड़ के जाता है, तुलसी हाउस को, वो कहता है कि मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा जहां पे मेरा राज होगा, या जहां पर मेरी एक आइडेंटिटी होगी, जहां पर मेरी एक वैल्यू होगी। सो वो एक घर खरीदता है जिसका जो मेन टाइटल में हाउस है। द हाउस इन द नॉवल बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअलिटी। देखो उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती, पर फिर भी वो पैसे इकट्ठे करके घर खरीदता है, जो कि बहुत अच्छी लोकेशन में या बहुत अच्छा घर वो नहीं खरीद पाता। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को तुलसी हाउस से निकाल के वहां पे रखता है। वो जो घर है, वो घर बेशक उसने कितनी भी दिक्कतों से या कितनी भी बेकार सी जगह पर लिया हो, बट वो घर एक सिंबल बन जाता है उसकी फ्रीडम का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, उसकी इंडिविजुअलिटी का। तो मिस्टर बिस्वास कॉन्स्टेंट डिजायर टू ओन अ हाउस रिफ्लेक्ट्स हिज नीड टू एस्टेब्लिश हिज ओन आइडेंटिटी इन अ वर्ल्ड दैट डिनाइज हिम डिग्निटी। तो उसकी जो डिग्निटी है वो हमेशा हर्ट होती थी। जब वो घर खरीद लेता है तो उसकी जो डिजायर है वो पूरी हो जाती है। इकोनॉमिक फेल्योर, इमोशनल सफरिंग्स उसने देखी है। इकोनॉमिक फेल्योर कैसे जैसे कि उसने जहां पे भी इन्वेस्ट किया उसको गलत डिसीजन की वजह से उसको धोखा ही मिला। हिज फाइनल अचीवमेंट ऑफ ओनिंग अ हाउस थ्रू इम्परफेक्ट रिप्रेजेंट्स अ मोरल विक्ट्री। तो ये उसकी एक मोरल विक्ट्री थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नॉवल है, इट पोर्ट्रेज द यूनिवर्सल ह्यूमन डिजायर फॉर सेल्फहुड,
डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। और ये मॉडर्न कैरेबियन लिटरेचर का एक सिग्निफिकेंट वर्क है जिसमें हमें ये थीम देखने को मिलती है। तो इस तरह से इतना सा आंसर हमें लिखना है, स्टोरी लाइन को बीच में डाल के, स्ट्रगल एंड आइडेंटिटी, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे राइटर्स के ऊपर बनते हैं। एटलीस्ट 4-4 5-5 क्वेश्चंस हम उनके कवर करेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपने कोर्स में दूंगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेंगे। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी आप मुझे बताते चलना। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा ऑफर उसके ऊपर चला हुआ है। जितने भी कोर्सेज आपको मार्केट में दिख रहे हैं उससे बेस्ट वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस में। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको इस पेड कोर्स में मिलता क्या है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको नहीं देंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पूरा सिलेबस लाइव हम कवर करेंगे, कंप्लीट नोट्स चारों सेक्शन के, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो राइटिंग सेक्शन है, कंप्लीट नोट्स इजी लैंग्वेज में, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, समझाएंगे भी और नोट्स भी आपको मिलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूरे लिटरेचर से एंड हर जगह से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट करे हुए मिलेंगे, उनको हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। फिर आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स भी मिलेंगे ताकि आपकी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन होती रहे। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर हमने किया, शेक्सपियर के ऊपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे आपको। वो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 टेस्ट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, तो इनफ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आपके लिटरेचर से जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उनका टेस्ट आपको मिलेगा, उनकी आंसर कीज मिलेंगी, पर्सनल गाइडेंस रहेगी। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चेक किए जाएंगे, वो आप हमें भेजेंगे, हम आपकी गलतियां आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, आपका कंटेंट कैसा है, आप अच्छा लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा 24/7 सपोर्ट आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुबह 10 से लेके शाम 10 बजे तक आप उस पर कॉल कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मिलेगा। आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्स में रहेंगी। इसके अलावा आपको पर्सनली किसी चीज को चेंज कराना है या उसको और इजी लैंग्वेज में समझना है, वो भी आपकी चीजें लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं हमसे। अभी 2 दिन के लिए हमने एक कूपन कोड दिया है। अभी हमारे कोर्स का जो प्राइस है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। 6000 वाला कोर्स हम 2000 में दे रहे हैं, बट अभी 2 दिन के लिए यानी कि फ्राइडे तक हमारा, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं अर्ली बर्ड 50 तो आपको उसके ऊपर भी 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको ये कोर्स 1000 रुपीज में पड़ेगा सिर्फ, बट ये सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे तक है, 2 डेज के लिए है। आज 4th है, 5th 6th ऑफ फरवरी तक ये कूपन कोड लगेगा। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए, इस कोर्स को परचेज करिए एंड लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए। आपको इसके अलावा कोई भी और बुक खरीदने या कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट कोर्स है जो आपके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए बनाया गया है, आपको मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्ज़ाम में मिले। तो आप अगर अभी भी डाउटफुल हैं कि मैं ये लूँ या नहीं, मुझे इनफ चीज़ें मिलेंगी या नहीं, तो आप जाके यूट्यूब पे हमारे HPSC या किसी भी अदर कोर्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया है। वहाँ से आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। या फिर 8595964661 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, उस नंबर से आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए आपको वो मिलेगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने कोई भी सजेशंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून टू UGC plugin. Please subscribe our channel and like the video if you like the content. Thank you so much.